नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की सबसे पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। जैसा कि हम जानते हैं, कल भी चर्चा किए थे कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोयज्जू भारत आए हुए हैं, उसी से जुड़ी हुई न्यूज है ये। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को नई दिल्ली में सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024 से लेकर 2027 के अंतर्गत मालदीव एमएमए यानी मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सार्क में 7 देश आते हैं। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 7 देशों की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई से यूएस डॉलर या यूरो स्वैप विंडो के अंतर्गत $400 मिलियन और इंडियन रुपी में 30 अरब रुपए की राशि के फाइनेंसिंग सपोर्ट के लिए पात्र है। इस एग्रीमेंट को याद रखिएगा। यह एग्रीमेंट 18 जून 2027 तक वैलिड यानी वैध रहेगा। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 15 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। अब हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ ले स्टेटमेंट फॉर्म में। ये 2011 से लागू हुआ या 2015 से लागू हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये 15 नवंबर 2012 से लागू हुआ, ताकि लंबी अवधि की व्यवस्था होने तक अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के स्ट्रेस के लिए फंडिंग की बैक स्टॉप लाइन प्रदान की जा सके। जैसा कि हम लोग कल चर्चा कर भी चुके थे कि मालदीव के ऊपर काफी कर्ज का बर्डन है। मालदीव के ऊपर और भी कई इकोनॉमिक क्राइसिस के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके चलते हुए भारत से मदद के लिए भारत में आए हुए हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को घोषित किया कि जेलों में जाति आधारित श्रम विभाजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले अंकों में भी कर चुके हैं, डिटेल में पढ़े थे। भारत के सीजीआई धनंजय यशवंत चंचूड़ ने ये डिसीजन दिया था, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। अब रिपील्ड यानी निरस्त हो चुके आपराधिक जनजाति अधिनियम, जिसको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 बोलते थे, ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को कुछ हाशिए पर पड़े समुदायों को आपराधिक जनजाति यानी क्रिमिनल ट्राइब के रूप में नॉमिनेट करने की अनुमति दी थी उस समय, लेकिन इस रूढ़वादी धारणा के आधार पर कि वे जन्मजात अपराधी थे, बाई बर्थ क्रिमिनल थे। इस एक्ट के रिपील होने के बाद इन समूहों को डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजातियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। फिर भी जेल मैनुअल में उन्हें बिना किसी दोष सिद्धि के हैबिचुअल ऑफेंडर्स यानी आदतन अपराधी के रूप में लेबल करना जारी रहा। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने के लिए 3 महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल और नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र सरकार के मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023 में भी कई खामियां उजागर की गईं। 2016 के मैनुअल को विशेष रूप से हैबिचुअल ऑफेंडर्स यानी आदतन अपराधी की अस्पष्ट परिभाषा देने के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा, जिससे राज्यों को डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजातियों के खिलाफ रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर इस शब्द को परिभाषित करने की अनुमति मिल गई। याद रखिएगा ये न्यूज में है। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में तो बनेगा ही बनेगा, प्रीलिम्स में भी बन सकता है। इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं पिछले अंकों में। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप लोग। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि SAR यानी स्कॉलर एट रिस्क अकादमिक स्वतंत्रता निगरानी प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित फ्री टू थिंक 2024 एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रैंक में पिछड़ गया है। स्कॉलर एट रिस्क दुनिया भर के 665 विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क है, जिसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय, ड्यूक विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय शामिल हैं। रिपोर्ट में भारत, अफगानिस्तान, चीन, कोलंबिया, जर्मनी, हांगकांग, ईरान, इजराइल, निकारागुआ, नाइजीरिया, अधिकृत फिलिस्तीन क्षेत्र, रूस,
तुर्की, सूडान, यूक्रेन, यूके और यूएस पर व्यापक रूप से नजर डाली गई है, जबकि 1 जुलाई 2023 और 30 जून 2024 के बीच 51 देशों में हायर एजुकेशन कम्युनिटीज यानी उच्च शिक्षा समुदायों पर 391 अटैक दस्तावेजीकरण किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियाज एकेडमिक फ्रीडम्स यानी भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता वर्ष 2013 से 2023 के बीच 0.6 अंक से घटकर 0.2 अंक हो गई है। ये गिरावट को आप देख सकते हैं। भारत में छात्रों और विद्वानों की शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक खतरों में सत्तारूढ़ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा विश्वविद्यालयों पर राजनीतिक कंट्रोल रखने और हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा थोपने के प्रयास और छात्र विरोध को सीमित करने वाली विश्वविद्यालय की नीतियां इसमें शामिल हैं, जिसके कारण से ये रैंकिंग भारत की घटी है। ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इस वर्ष की शुरुआत में गुजरात सरकार द्वारा किए गए 10th वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेशन यानी 10वें जंगली गधा जनसंख्या अनुमान के अनुसार गुजरात में जंगली गधों की आबादी 7,672 होने का अनुमान लगाया गया है। यह इसकी आबादी में 26.14% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में किए गए अंतिम एस पॉपुलेशन एस्टिमेशन में संख्या 6,082 होने का अनुमान लगाया गया था। जंगली गधे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत ये संरक्षित जानवर है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में यूपीएससी पूछ ले कि जंगली गधों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा अनुसूची 1 के अंतर्गत। वर्ष 2008 में IUCN की एक रिपोर्ट के अनुसार जंगली गधे बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। उन्हें नियर थ्रेटेंड स्पीसीज यानी निकट संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में लिस्टेड किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, IUCN वाला भी ध्यान रखिएगा इसको भी। अतीत में जंगली गधे उत्तर पश्चिम भारत में, पाकिस्तान और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में पाए जाते थे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 13 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में अरबों डॉलर के डिस्प्यूट में प्रतिकूल निर्णयों यानी एडवर्स जजमेंट को रोकने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2015 में तैयार किए गए BIT यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल से हटकर केंद्र सरकार ने यूएई के निवेशकों के लिए आर्बिट्रेशन नॉर्म्स को इजी किया है, आसान किया है। सोमवार को जारी की गई ट्रीटी से ये पता चला है भारत में यूएई के निवेशकों को आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता प्रारंभ करने से पहले कम से कम 3 वर्ष तक घरेलू उपचारों को उपयोग करना होगा। इस ट्रीटी ने ऐसा इंडिकेशन दिया है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यह मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के विपरीत है, जिसके अंतर्गत निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन की मांग करने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत की लीगल सिस्टम के माध्यम से डिस्प्यूट को सुलझाने का प्रयास करना पड़ता था। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर 13 फरवरी को यूएई के अबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए थे इसी वर्ष और यह 31 अगस्त 2024 को अब लागू हो चुका है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा है ये बातें। यूएई के साथ इस समझौते का इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन दोनों देशों के निवेशकों के लिए कंटिन्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन यानी निवेश संरक्षण की निरंतरता सुनिश्चित करता है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच दिसंबर 2013 में हस्ताक्षरित पहले बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जिसको बीपा भी बोलते हैं, यानी द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता, इस वर्ष 12 सितंबर को समाप्त हो गया था। उसी के कंटेक्स्ट में ये सारा डेवलपमेंट है, इस पर नजर बनाए रखिएगा आप लोग। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।